हमारी वंशावली है सिटी पैलेस उदयपुर में, जिसमें शेर खान है शेरकोट, अफजल खान है अफजलगढ़, काले खान है कालेगढ़। 10 तो गुलदार मार दिए मॉनिटर और एक शेर मारा। और जो इंडिया का हॉकी कप्तान था जफर इकबाल, वो मेरा बहुत खास दोस्त था, मेरा क्लासमेट रहा। तो रात में सुल्तान इलाकों की टीम के लोग आए और उन्होंने आके जब किवाड़ पीटे तो उन्होंने हकीम जी बाहर आए। उनको दिल्ली दरबार मेडल भी मिला था 1911 में। जो ये नफरत की सियासत शुरू हुई है, अगर मेरा बस चलेगा तो सबसे पहले इसको ख़त्म करूँगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये शेरकोट का लास्ट व्लॉग है, क्योंकि कल मैं मुंबई वापस चले जाऊंगा और मुझे 6 दिनों में बहुत अच्छा लगा शेरकोट को एक्सप्लोर करने में, शेरकोट के लोगों से मिलने में। मुझे वहाँ जाकर काफ़ी याद आएगी शेरकोट की। आज जो मैं मिलने वाला हूँ वो शेरकोट की उन हस्तियों से मिलने वाला हूँ जिनका शेरकोट के साथ काफ़ी पुराना रिलेशन रहा है। शायद मैं सब लोगों से नहीं मिल पाऊँ टाइम की कमी की वजह से, लेकिन जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाऊँगा उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरा जब भी कभी आना होगा, किस्मत में लिखा होगा, तो मैं उन लोगों से ज़रूर मिलूँगा। तो चलिए चलते हैं। बारिश काफ़ी हो रही है आज। एक्चुअली मुझे आज तो मिलना ही पड़ेगा इन लोगों से, क्योंकि कल तो मुझे मुंबई रिटर्न जाना है। ये सामने जो है ये शेरकोट की जामा मस्जिद है। तो मुझे इन लोगों से क्यों मिलना है मैं आपको बताता हूँ। बचपन में मैं कभी इनके यहाँ पर जाया करता था, तो पुराने ज़माने की बातें हुआ करती थी, ब्रिटिश टाइम की बातें चलती थी। शेरकोट कैसे बसा था, सुल्ताना डाकू के किस्से सुनने के लिए मिलते थे। तो मेरे मन में एक थॉट्स आई कि क्यों ना शेरकोट की हिस्ट्री को दोबारा दोहराया जाए, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन आ गई है उनको शेरकोट के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि जो पुराने लोग थे वो धीरे धीरे इस दुनिया से चले गए। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों से मिल कर के वापस शेरकोट की जो पुरानी हिस्ट्री थी उसको ताज़ा करूँ। अभी संजय भाई और जितेंद्र भाई यहाँ पर हैं, तो आज मैं उनसे मिलूँगा। इधर राइट साइड में संजय भाई का है, लेफ़्ट साइड में जितेंद्र भाई का है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरकोट की एक ऐसी हस्ती के साथ जिनकी विरासत सदियों से चली आ रही है, जिनके बारे में तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा शहर इन्हें पहचानता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं संजय सिंह गहलोत। तो संजय भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी विरासत के बारे में, आप लोग कैसे आए यहाँ पर, आपके पूर्वजों के बारे में। एक लंबी कहानी है। सीकर के बाद से हम लोग उठ के आए और जो परिवार थे वो कुछ लोग शिफ्ट रह गए। ये साठा गांव है गाजियाबाद के पास, मसूरी डासना के पास। वो सारे हमारे गोत्र के लोग हैं, वो सारे सिसोदिया राजपूत कहते हैं, उन्हें गहलोत कह लो। हमारी वंशावली है सिटी पैलेस उदयपुर में। तो महाराणा प्रताप जी से हम लोग एक संतान है, उनकी पीढ़ी है, तो उसमें पूरी हमारी वंशावली लिखी हुई है। तो साठा गांव जो वहाँ आज बसा हुआ है वो हमारे लोग थे। एक परिवार हमारा यहाँ आया था और उसमें एक ये कहानी है कि राजा राजेंद्र सिंह गहलोत साहब आए थे। उन्होंने कोई एक युद्ध करा था, तो शेरकोट और धामपुर के आसपास का जितना भी एरिया था वो उन्हीं का था। उन्होंने कोई युद्ध लड़ा और वो जीत के गए। कोई बाहर से कोई लड़ाकू था जो सब पे हावी हो रहा था, नहीं लड़ पा रहे थे वो लोग, तो इसलिए उनको बुलाया गया था। तो वो यहीं शिफ्ट हो गए, वही हमारा परिवार है। आपके पिताजी के बारे में, दादाजी के बारे में कोई इंसिडेंट आपको? भाई हम लोग, मुझे याद है कि जितनी मेरी नॉलेज है और जितना मैंने सुना है बड़े लोगों से, कि हमारा एक पूरा परिवार था। ये मोहल्ला हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, आसपास के गाँव, ये शेरकोट एक कुछ जिम्मेदारियाँ थी। इधर शिया समुदाय के लोग थे,
और बाबा हमारे ऑलरेडी मजिस्ट्रेट रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में कोर्ट लगती थी दीवानखाने में। वीरेंद्र सिंह गहलोत जी एमएलसी हुए। बाबू बनारसी दास उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो दोनों क्लास फेलो थे, दोस्त थे आपस में। तो उन्हें पहले सीईओ थे धामपुर शुगर मिल के, उन्होंने धामपुर शुगर मिल चलाई। उसके बाद बाबूजी थमन सिंह गहलोत साहब विधायक रहे 80 से 85। तो कोई ना कोई परिवार से राजनीति में रहा। आप देखिए कौन आगे बढ़ता है। तो आज मेरे साथ में मौजूद हैं जितेंद्र सिंह गहलोत। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में और आपके हिस्ट्री के बारे में। मैं अपने बुजुर्ग किशन सिंह की 7वीं पीढ़ी में, किशन सिंह के बेटे थे नरपत सिंह के बेटे थे स्वराज सिंह के बेटे थे धन सिंह के बेटे थे मेरे बाबा बुद्ध सिंह के बेटे थे मेरे पिताजी थम्बन सिंह, और मैं उनका बेटा जितेंद्र गहलोत। तो 7 पीढ़ियों में 7वीं में मैं हूँ, और जो अब नई पीढ़ी आ गई है तो वो तो 8वीं 9वीं पीढ़ी तक पहुँच गया। मेरा बेटा है, मेरे बेटे का भी बेटा है, तो वो 8वीं 9वीं पीढ़ी तक पहुँच गया। लेकिन मैं अपनी 7वीं पीढ़ी में हूँ, जिसका शजरा मेरे पास है। मेरे पिताजी ने ये शजरा, एक मुकदमा चला था नगर पालिका से, और नगर पालिका ने हमारे जमींदारी के कुछ हिस्सों को अपना बताया था। तो उसमें वो शजरा उन्होंने जज साहब की कोर्ट में बयान किया। तो वो शजरा मुझे याद है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको 7 पीढ़ी याद है। 7 पीढ़ी का मुझे याद है। एक टाइम में लोगों को ग्रैंडफादर को पता याद नहीं रहता है। तो वो मुझे याद इसलिए क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा, और हिस्ट्री में भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का रहा, प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है, इसीलिए मुझे लोगों के बारे में जानने में बहुत उत्सुकता होती थी। तो मैंने शेरकोट के बारे में अपने पिताजी से बहुत जानकारी की। तो तब उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे 3 हिस्से, ये शेरकोट के बारे में कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने इसको बसाया था, या कुछ लोग बोलते हैं कि शेरशाह सूरी सिर्फ शिकार करने के लिए आते। इस बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत? देखिए, मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी है कि शेरशाह सूरी की यहाँ पे कोई छावनी हुआ करती थी, और उन्होंने वो एक किला बनाया था उस छावनी में। लेकिन जहाँ तक बुजुर्गों के कहने का है, ये शेरकोट एक पूरा जंगल हुआ करता। और हिस्ट्री में एक बात ये भी आती है कि अफगानिस्तान से 4 भाई चले थे, उसमें काले खां, अफजल खां, शेर खां और एक भाई और थे। इन 4 लोगों ने बिजनौर पर आक्रमण किया, और बिजनौर पर आक्रमण करके उन्होंने कुछ रियासतें जीती, जिसमें शेर खान ने शेरकोट, अफजल खान ने अफजलगढ़, काले खान ने कालेगढ़, इस तरह से बसाया। चौथे में कुछ लोग बताते हैं कि नजीब खां और नजीबाबाद, शायद ऐसा रहा होगा। तो चौथे का नाम मुझे भी याद नहीं रह गया, वो बहुत पुरानी बातें हैं, वो नहीं है। क्योंकि शेरशाह सूरी का तो कार्यकाल आप ये समझिए कि 1400 मेरे ख्याल से 86 से 1545 तक रहा। तो हो सकता है उन्होंने बताया है, और हो सकता है कुछ लोगों ने जैसा बताया कि वो शेर खां कोई थे, या वही शेर खां थे, वही शेरशाह सूरी बने। क्योंकि शेरशाह सूरी भी अफगानिस्तान से आए, और शेर खां भी अफगानिस्तान से आए। तो दोनों एक थे या अलग थे, इसमें मेरा कंफ्यूजन है, इसमें मैं कंफर्म नहीं। क्योंकि मैंने कल मैं किले पर विजिट किया था, तो किले पर देखा वहाँ, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि ये किला बहुत पुराना बताया, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी ईंटें मुझे दिखी। जबकि पहले टाइम में जो बनाया जाता था बहुत छोटी ईंटों का बनता था। मैं जब पढ़ता था तो उस समय मैंने वहाँ पर कुछ दीवारें देखी थी जो छोटी ईंटों की थी, और बोलते दोस्तों किला थी, आज भी किला ही बोलते हैं लोग वहाँ। लेकिन अब वो दीवारें तो डिस्ट्रॉय हो गई।
जो वहाँ लोग वहाँ रहने लगे उन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया। क्योंकि मैं जब किले पर मैंने विजिट किया तो वहाँ देखा, पहले वहाँ तहसील ऐसे ही बताते कि तहसील यहाँ पर हुआ करती, बट मुझे नहीं दिखा वो कुछ भी। तहसील का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे बाबा जी बुद्ध सिंह गहलोत वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए थे। और ये जो मेरे घर के पीछे दीवान खाना है, यहाँ पर वो एज मजिस्ट्रेट वो अपनी कचहरी लगाया करते थे और वो बाकायदा वहाँ पे मुकदमे सुनने का काम, वो जितना भी उनको गवर्नमेंट ने दिया हुआ होगा उतने चीज़ों को वो उनकी कचहरी लगती थी और मुकदमे सुने जाते थे, उसमें फैसले होते थे, सजाएं दी जाती थी। तो वो मेरे बाबा जी के समय की बात है। अंग्रेज गवर्नमेंट चली गई, वो व्यवस्था ही खत्म हो गई। मेरी पीढ़ी के बाद वाले लोग वहाँ शेरकोट में रहेंगे, पढ़ लिख लिए बाहर चले गए, आप बाहर चले गए, शकील भाई रह गए यहाँ, मेरा बेटा बाहर चला गया, अब किस नहीं आएगा, ऐसे ही और लोग बाहर चले गए। आसिफ मियाँ के भी दोनों बेटे बाहर चले गए, वो उनके यहाँ कोई नहीं रहा। तो इस तरह से जो लोग बाहर चले गए वो शेरकोट के बारे में भी नहीं जानेंगे और उस भाईचारे को भी नहीं पहचानेंगे। अच्छा, खोबराज के बारे में एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो ब्रिज बन गया, तो आपके टाइम पे क्या सिस्टम था वो? मेरे टाइम पर तो ये ब्रिज बना हुआ था, पुराना वाला, लेकिन मेरे पिताजी ये बताते हैं कि मेरे दादाजी के ज़माने में ये ब्रिज नहीं था और शेरकोट से धामपुर जाने के लिए कोई रोड भी नहीं थी। तो बैल तांगे से बरसात को छोड़ करके खो नदी को पार करके और बैल तांगे से धामपुर जाया जाता था, क्योंकि बिजनौर जाने के लिए धामपुर जाना जरूरी था। कोई बिजनौर का काम है, किसी को बिजनौर का मुकदमा है, तो बैलगाड़ी से धामपुर तक चले गए और धामपुर में भाप के इंजन की बस हुआ करती थी उस जमाने में, उस बस से बैठ करके बिजनौर चले गए, लौटते गए, फिर अपने टांगे में बैठ के चले आए। तो ये तो बहुत बात को रानी फूल कुमारी साहिबा के प्रयासों से बनकर तैयार हुआ। अच्छा, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, रानी फूल कुमारी साहिबा के बारे में? रानी फूल कुमारी साहिबा मेरी माँ की सगी बहन थी और हरेवली तिराहे पर जहाँ अब मैंने हीरा बैंकेट हॉल बनाया हुआ है, ये रानी फूल कुमारी साहिबा के बुजुर्गों का महल हुआ करता था और रानी फूल कुमारी साहिबा के ससुर ने इस जगह को छोड़ करके नौरंगाबाद अल्लाहपुर गांव है धामपुर के पास में ही, वहाँ पे एक महल का निर्माण कराया है। इस महल ये डिस्ट्रॉय हो गया था, गिर गया था काफ़ी सारा, तो वो इसे छोड़ करके रानी फूल कुमारी साहिबा के ससुर अपने परिवार के साथ नौरंगाबाद चले गए और उन्हीं के द्वारा गोद लिए गए रणजीत सिंह नाम के जो राजकुमार थे, उनसे रानी फूल कुमारी साहिबा की शादी हुई और वो सब वो वहीं पर रहे। और जब मेरी मदर की शादी हुई तो मेरी मदर की शादी रानी फूल कुमारी साहिबा ने की, क्योंकि मेरे नाना भी वहीं पे रहते थे नौरंगाबाद में ही, और मेरे नाना की सबसे बड़ी बेटी थी वो। तो उन्होंने बड़ी बेटी के होने के नाते या उसको बेटा मानते हुए या उन्होंने ये मानते हुए कि मैं अपने सबसे बड़ी संतान हूँ तो अपनी छोटी बहन की शादी करनी है, तो मेरी छोटी बहन की, मेरी मदर की शादी उन्होंने मेरे पिताजी से फिक्स की वो, और इस तौर पर मेरा उनका रणजीत सिंह ये वही है जिनके नाम से धामपुर का कॉलेज? जहाँ धामपुर में RSM डिग्री कॉलेज है, ये रणजीत सिंह डिग्री कॉलेज उन्हीं के नाम पर, रणजीत सिंह इंटर कॉलेज, रणजीत सिंह डिग्री कॉलेज। ये रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो रानी साहिबा ने सबसे पहले इसको एक प्राइमरी स्कूल के तौर पे शुरू किया और फिर उन्होंने अपने ज़माने में बहुत सारी जायदाद इसको दी स्कूल को, और फिर इसे डिग्री कॉलेज तक को लेके गई। और 1971 में उनकी मृत्यु हुई। अब उनके 89 के लड़के डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज गए
गाजी साहब के कोई लड़का नहीं था, अनुकूल कुमारी थे, उनके सिर्फ एक बेटी थी और उस बेटी की भी मृत्यु उनके जीवन काल में होगी। तो उसके जो बेटे थे, उनकी लड़की, वो लोग यहाँ पर गाजी साहब के पास आ गए थे, वो भी सब मर गए। उन्हीं के बच्चे हैं जो अभी इन कॉलेजेस को चला है और वहाँ महल में रहते भी हैं। उनमें से मानवेंद्र सिंह हैं, वो वहीं पे रहते हैं। और सबसे बड़े वाले जो रंग साहब के देवते थे, राजेंद्र सिंह, उनका बेटा दिल्ली रहता है और उससे छोटे थे वीरेंद्र सिंह, महाराज वीरेंद्र सिंह, उनके भी दो बेटे थे, दोनों बेटे दिल्ली में रहते। सबसे छोटे महाराज नरेंद्र सिंह थे, उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, छोटा बेटे मानवेंद्र यहीं पे। तो चल रहा है यहाँ पे। और शेरकोट का एक किस्सा तो उनके पास आज भी है ही, जो आप देखते हो इरिगेशन कॉलोनी है, ये उन्हीं की हुआ करती थी इस समय। आज भी रानी फूल कुमारी इंटर कॉलेज उन्हीं के नाम पे चल रहा है। तो कुछ जायदाद उनके अभी भी शेरकोट में है, चल रही है। तो देखा आपने, यहाँ पर शेरकोट में रहकर के बहुत सारे लोगों को ये हिस्ट्री नहीं मालूम है। तो आज हमने शेरकोट की उस इतिहास को जाना है जो हम भूल चुके थे। इसी तरह से और भी मैं आपके साथ में अलग अलग हिस्ट्री शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अभी मैं आ गया हूँ काशिफ अंकल के यहाँ पर। उस टाइम पर आसिफ अंकल हुआ करते थे, चेयरमैन थे वो। अब काशिफ अंकल हैं। आसिफ अंकल तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। बारिश भी आज कंटिन्यूस हो रही है। ये घर के बाहर ही मस्जिद भी है यहाँ पर। ये अभी नया बनाया है, उस टाइम पर ये नहीं था, बट पैटर्न वही लिया है पुराने स्टाइल का। अच्छा लग रहा है। लेफ्ट में जो है ये पुराना ही है, ये वो दीवान खाना है उनका, पुराने ज़माने का ही। इधर भी देखते हैं, इधर ये नया बनाया है। इधर से बाहर का व्यू हम देख सकते हैं इजीली। ये बाउंड्री कर दी, उस टाइम पर तो बाउंड्री नहीं थी। ये सामने मस्जिद है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरकोट की एक ऐसी हस्ती के साथ, एक ऐसी रियासत के साथ जिन्हें तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा शहर इन्हें अच्छी तरह से जानता है। मैं इन्हें इनके नाम से नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि बचपन से मैं अंकल बोलता था, काशिफ अंकल, तो वही मैं अभी बोलूँगा, क्योंकि हमारा बचपन ही यहाँ पर गुजरा है। तो मैं जानना चाहूँगा काशिफ अंकल से कि इस घर के बारे में आप कुछ बताइए। ये हमारा जो घर है, ये रियासत थी शेरकोट की, बहुत पुराना शहर है। ये हमारा जो हवेली है, ये 300 साल का। तो कुछ लोग बताते हैं कि शेरशाह सूरी की ये शिकारगाह थी, जो शिकार यहाँ पर रहते थे। तो किले के ऊपर है। अच्छा, ये जामा मस्जिद और ये जो उसके पीछे मंदिर है, ये उन्हीं का बना है। ये शेरशाह सूरी के टाइम का ही। जी, हिंदू लोग पूजा करते थे उसमें, जो आज चंडीगढ़ वालों का कहलाता है। अच्छा, देखा आपने? हाँ, पीछे जस्ट बना हुआ हाँ, है जामा मस्जिद के बिल्कुल। और इसमें ये जामा मस्जिद यहाँ पुरानी जामा मस्जिद तो पहले वो है उधर इमाम बाड़ा में। हाँ, वो बता दें। उसके बाद तो यहाँ के बारे में आपको कोई मेमोरी याद हो उस टाइम की, जो पुरानी हो, इस टाइम जैसे आपके फादर के टाइम की? देखिए, मेरे दादा जो थे वो मजिस्ट्रेट थे। 3 मजिस्ट्रेट थे, अदालत लगती थी। एक चौधरी गुलसिंह साहब, एक शिवगतुल्ला नविया और एक निहला। ये 3 मजिस्ट्रेट थे। अदालत एक दफ़ा यहाँ लगती थी हमारे यहाँ, और एक दफ़ा चौधरी गुलसिंह, दोनों निवास खानों में
अदालतें रखी थी, ये फैसले ही नहीं होते। तो पहले तहसील भी शेखपुर भी थी। अच्छा, हाँ, ये मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि तहसील यहाँ थी या नहीं। नहीं थी। और जो वो थी फिर कलेक्टेट जो थी वो मुरादाबाद। अच्छा, तो तहसील कुछ लोग बताते हैं जो किले पर है वहाँ पर थी, ऐसा कुछ है जो किले पर बने हुए हैं ऐसे पुराने? नहीं, वो तो किला ही था शेरशाह सूरी का। उसके अंदर ये हो सकता है, शायद मेरे भी ध्यान ना हो उस बात का, कि उनके बाद वहाँ तहसील बना ली गई। अच्छा, आपको आपके फादर के टाइम का कोई ऐसा इंसिडेंट याद है कि उनको गुस्सा आया, उनकी कोई अच्छी क्वालिटी या कोई ऐसा? देखिए, मेरे जो पहले वहीं से लेके चलने शुरू से इसराउल्लाह साहब थे मेरे ताए, जो शेखपुर के दूसरे चेयरमैन थे। पहले चेयरमैन तस्लीम अहमद थे जो हमारे दादा लगते शेखपुर के। उसके बाद इसराउल्लाह साहब हुए और कंटिन्यू 5 बार वो चेयरमैन शेखपुर के। उसके वो शिकारी भी थे और वो भी थे चेयरमैन भी। उसके बाद वकारुल्लाह साहब मेरे बाप शेखपुर में चेयरमैन रहे, 2 दफ़ा वो भी चेयरमैन रहे। और उसके बाद मेरे बड़े भाई आसिफ बिकार शेखपुर के चेयरमैन रहे 2 दफ़ा। अच्छा, मैं आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। आपका शौक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बस शौक तो ये था साहब, पब्लिक की खिदमत करना। और पहले अपने बाप के पास बैठता था, पब्लिक की जो काम किए, उसके बाद भाई साहब के साथ बैठता था, जो काम है वो की पब्लिक को। अच्छा, शिकार का भी शौक आपको? शिकार का मेरे को नहीं था, मेरे बड़े भाई को था। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे यूपी में। उसके बाद मेरे भतीजे हैं जिन्होंने 10 तो गुलदार मार दिए मॉनिटर, और एक शेर मारा। और क्या है अल्तमश, और वो उसके बाकी नेशनल राइफल एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल गवर्निंग बॉडी में है यूपी राइफल एसोसिएशन के, और नेशनल क्वालिफाई भी कर चुके हैं। 12 वोट शूटिंग। ये शेखपुर को ही हासिल है कि यहाँ महागीर बिरादरी की 52 की पंचायत हुई। पूरे 52 जिले, पहले 52 जिले थे यूपी में, उसकी पंचायत हमारे घर के ऊपर हुई। और यहाँ पे उनके पूरी यूपी के फैसले हुए थे, और उसके जो सदर थे बने थे वो मेरे बाप ये कौन से सन की बात है? सन याद नहीं आ रहा, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ। ये मुझे भी अभी ये याद आया कि एक साहब आए थे बहुत पुराने मुझसे, मुझे देखने मांगीरों में से। उन्होंने ये किस्सा छेड़ा कि हम यहाँ पे आए तो ये सब जितना एरिया था सब में तंबू लगा था। वो लगा था 1000 पूरे 52 आप समझ लो जिला का जहाँ आदमी हूँ। बहुत बड़ी बात थी। उसके सदर बने 70s के आसपास का केस। 70 नहीं बहुत 60-62 के। और ये शेखपुर का खोबीराज के पुल उस टाइम पर था? ये 39 में बना। अच्छा, रानी पुल को हमारे सामने उद्घाटन किया था पुल का। और एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ हाथी पलते थे, तो जिला क्या मेरे ख्याल से यूपी में ही पहला नंबर था जिसने हाथी ने बच्चा यहाँ हमारे घर पे दिया। और वो बच्चों के साथ आग में चोली भी खेलता था, पलंग पे बैठ जाता था, पलंग तोड़ देता था। बाजार में बच्चे ले जाते थे उसे घुमाने, उस पर बैठ के, तो वो मिठाई के थाल उठा लाता था दुकान पे से, वो बच्चों को खिलाता था। अब उसके पैसे हमारे दादा को देने पड़ते थे। राम प्यारी नाम था उसका। तो पहले हाथी खाना था, अभी वो टूट हाँ, गया। ये तो सब अब तक सब तो बैल खाना, घोड़ा था ना, हाथी खाना, 3 हाथी खाने थे हमारे यहाँ पे। और राजस्थान में बैल खाने के पूरा स्टाफ रहता था, फौज रहती थी यहाँ पर। और ये बाहर जो 2 वो बने हुए हैं
चौकी है, उसके ऊपर मतलब सिपाही लोग खड़े होते थे, दरबार। जो बाहर गेट के अंदर एंट्री करते थे चौकी। जी जी जी। तो अभी मैंने काशिफ अंकल से काफ़ी कुछ उनकी लाइफ के बारे में, इस कोठी के बारे में जाना है। इसी तरह से मैं और भी लोगों से मिलूंगा जो शेरकोट के पुराने लोग रहे हैं, और उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानूंगा और इस शेरकोट के इतिहास को दोबारा से दोहराने की कोशिश करूंगा। और अब मैं पहुंच चुका हूं रब्बन मियाँ के यहाँ पर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे शेरकोट की एक और नामचीन हस्ती के घर पर, जिनका नाम है शहजादा परवेज़। तो आज मैं उनके साथ थोड़ी गुफ्तगू करूँगा और जानूँगा शेरकोट की बाकी हिस्ट्री। यह है रब्बन मियाँ का फ़ोटो। इनका घोड़ा पूरे शेरकोट में फेमस था, ये हमेशा घोड़े पर निकलते थे। शेरकोट का इतिहास धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, तो ये सोचकर मेरे मन में सोच आई कि क्यों ना पुरानी हस्तियों से मिला जाए और इस शेरकोट के इतिहास को दोबारा से दोहराया जाए। तो आज मेरे साथ मौजूद है हमारे शेरकोट की पुरानी हस्ती में से एक शहरा, जिनका नाम है एडवोकेट शहजादा परवेज़। तो आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप इस शेरकोट के बारे में कुछ बताएं, आप अपने इतिहास, अपने शजरे के बारे में कुछ बताएं। जी जनाब, सबसे पहले तो आप लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। शेरकोट में आप आए और आपको वतन की याद आई। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप काफ़ी अर्से से मुंबई में हैं, तो फिर एक बार मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको अपने वतन की याद आई और आपको ये ध्यान आया कि अपने वतन के बारे में कुछ पिक्चर बनाएं, कुछ लोगों को अपनी यादें साझा करें। तो मैं अपने बारे में ये बताऊं कि ज़्यादातर मेरा टाइम तो अलीगढ़ में ही पास हुआ। शुरू से मैं अलीगढ़ में ही पढ़ा हूँ। पैदाइश भी आपकी वहीं की? नहीं, पैदाइश तो मेरी रामपुर की है। असल में मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता रहता था हम लोग वहाँ जाते रहते थे। तो काफ़ी अर्से मैं 10-12 साल अलीगढ़ में ही रहा। मेरा बचपना भी अलीगढ़ में ही रहा। हाई स्कूल मैंने भी यूनिवर्सिटी के जो हाई स्कूल था वहीं से किया, जो मेडिकल सर्किट चलाता है। और जो इंडिया का हॉकी कप्तान था जफर इकबाल, तो मेरा बहुत खास दोस्त था, मेरा क्लास फेलो रहा। मैं उसके साथ हॉकी खेलता था, यूनिवर्सिटी टीम में थे हम लोग। तो शेरकोट के बारे में कमी मेरी जानकारी है, लेकिन लोगों से सुना है। और मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मेरे पड़ोसी हैं बाबू अयाज साहब, तो वो भी अक्सर पुराने जिक्र करते रहते हैं। और ये तो बिल्कुल घर के ही हैं, यहीं पे उनका बचपना बीता है इसी घर में। तो ये लोग बताते रहते हैं मेरे दादा स्टेट मेघालय में इंग्लिश पीरियड में ऑनरेडी मजिस्ट्रेट रहे। ऑनरेडी मजिस्ट्रेट वो होता है जो अवेतनी जिसे हिंदी में कहते हैं, जो तनख्वाह नहीं लेता सिर्फ अपने। और ये इनका अपॉइंटमेंट अंग्रेज लोग करते थे। इंग्लिश पीरियड की कहानी है। तो वो लोग अपना बाकायदा इजलास लगाते थे, इंसाफ करते थे, मुकदमे सुनते थे। तो बस मेरे दादा 1957 में उनकी डेथ हुई है। ये अभी मैं पहुंच गया हूँ काजी शमीम साहब के घर पर। ये शेरकोट की जो जामा मस्जिद मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसके सदर भी हैं और ईदगाह के भी सदर हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके शजरे के बारे में, कैसे आपके पूर्वज यहाँ पर आए और कैसे वो लोग सेटल हुए। हमारा शजरा जो है काजी मोहम्मद माह से शुरू हुआ। ये दो भाई सऊदी अरब से आए थे, एक काजी मोहम्मद माह और एक काजी मोहम्मद शाह। तो काजी मोहम्मद माह को तो उस टाइम जो हुकूमत थी उन्होंने यहाँ का काजी मुकर्रर किया था। उसमें शेरकोट की कज़ियात और अफजलगढ़ की ये हमारे पास थी। यहाँ के शहर के काजी थे, नमाज ईदगाह में भी, अफजलगढ़ में भी हमारे ही बुजुर्ग पढ़ाते थे और शेरकोट में भी। और एक काजी मोहम्मद माह के भाई आए थे काजी मोहम्मद शाह, उनको कज़ियात मिली थी मुरादाबाद की। वो मुरादाबाद बस चले गए थे, वहीं बस गए थे।
तो हमारा शजरा काजी मोहम्मद माँ से शुरू हुआ जो सऊदी अरब से आए तो वो आपकी कौन सी जनरेशन थी, छठी सातवीं या कुछ ऐसा आइडिया है? थे। ये तो होगी कम से कम 9वीं 10वीं जनरेशन होगी। ये शेर शाह सूरी के शेरकोट बसाने के फ़ौरन बाद ही आए थे ये। और उनको जब ये पूरा एरिया काजियात में दिया गया था तो पूरा एरिया ये जिस जहाँ हमारा मकान है पूरा मोहल्ला सब उन्हीं के उसमें था। और ये पुरानी जामा मस्जिद जो कहलाती शेरकोट की ये भी काजी मोहम्मद माँ ने ही बनवाई थी। हाँ, जो अब जामा मस्जिद है ये बाद में कायम हुई। मस्जिद तो वो भी शेर शाह सूरी की बनवाई हुई है मगर वो जामा मस्जिद नहीं कहलाती थी। जामा मस्जिद यही कहलाती थी जो काजी मोहम्मद माँ ने बनवाई। उसके बाद में ये काजी जामा मस्जिद दूसरी बन गई। अच्छा, इस जामा मस्जिद के बारे में ऐसा बताते हैं जो शेरकोट की जामा मस्जिद है कि इसके गुंबद बाबरी मस्जिद के जैसे गुंबद है। हाँ, इसके गुंबद भी ऐसी हैं और थे, अब तो नई तामीर हो गई। ये पुरानी जामा मस्जिद के गुंबद भी ऐसी हैं। आप देखोगे तो वही 3 गुंबद है 2 लाइन में। हाँ, उसी तरह के हैं। उसी टाइम में बनी थी बाबरी मस्जिद जब होगी उसी टाइम में यही मस्जिद बनी थी पुरानी जामा मस्जिद में कहलाती है। आपके शजरे में से आपको किन किन लोगों के नाम याद है? आपके फादर ग्रैंडफादर? हमारे फादर शमसुल हसन थे, उनके फादर फ़खरुल हसन थे, उनके फादर मजरुल हसन थे, उनके फादर अब्दुल्ला थे, उनके फादर करीमुद्दीन थे। यहाँ तक थे मुझे। बहुत कुछ है जो आपको मालूम है, आज की जनरेशन में तो इतने भी नहीं मालूम। हाँ, अच्छा, शेरकोट के बारे में मुझे एक और डाउट था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये शेरकोट की शेर शाह सूरी ने बताया है। कुछ लोग बोलते थे ये सिर्फ एक उनकी शिकारगाह थी, आते थे जाते थे, तो इसके बारे में कुछ? हाँ, सुना ये कि शिकारगाह थी, शिकार के लिए आते थे। तो जब शिकारगाह के लिए यहाँ आते थे तो ठहरते भी थे। तो उन्होंने ही ये जो जामा मस्जिद अब मौजूदा है ये बनवाई थी। और एक किले पे मस्तूरात की मस्जिद कहलाती है जहाँ हॉस्पिटल है सरकारी उसके बराबर में। उसमें बहुत टाइम तक लिखा हुआ भी था मस्जिद मस्तूरात। हाँ, वो मस्तूरात के लिए बनवाई थी। और ये जामा मस्जिद जो अब मौजूद है ये उन्होंने बनवाई थी। और उसके बराबर में जो मंदिर है ये भी शेर शाह सूरी का बनवाया हुआ है। हाँ, ये सुनते हैं कि उस टाइम उनके जो वजीर थे कोई जो आते थे साथ में, वो हिंदू थे, तो वो पूजा करने के लिए जब उस ज़माने में वहाँ जाते थे। छिबरी भी बहुत पुराना गांव है। तो जब उन्हें पता चला कि इन्हें पूजा के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है तो उन्होंने उनकी वजह से ये मंदिर भी बनवाया था। ये हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। ये आपके पास मैं देख रहा हूँ, ये पुराने कुछ डॉक्यूमेंट्स है। ये क्या है मुझे आप बताइए। ये हमारे दादा के दादा का है। ये जब उन्हें काजी मुकर्रर किया था तो उस ज़माने में गवर्नर मुकर्रर करते थे काजी। तो ये डॉक्यूमेंट्स है हमारा। ये 1880 का है। तो ये देख सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स उस ज़माने का कितना पुराना है और इन्होंने कितना संभाल के रखा है। काफ़ी कुछ गल चुका है, कर चुका है, कर भी फिर भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है। एक हमारे दादा के जो परदादा के वालिद थे काजी अब्दुल्ला, उनकी सनद है ये बनारस जाके पढ़े थे उस ज़माने में। हाँ, बनारस से पढ़ के आए थे तो उनकी ये सनद भी है। ये उनकी सनद है बनारस की। ये हमारे दादा का है, ये हमारे वालिद का है। ये 4-5 पीढ़ियों का तो हमारे पास है। शेरकोट के बारे में आपको भी और कुछ पता है पुराने टाइम का? जैसे आपके वालिद का भी कुछ ऐसे जिक्र करते होंगे कि शेरकोट हमारे किस्सा। पर दादा जो हमारे दादा थे उनकी बहन थी हमारे दादा से बड़ी थी 20-25 साल की उम्र में। तो वो किस्सा सुनाती थी। उनके वालिद थे हमारे दादा के ताए हकीम फयाजुद्दीन। वो उस ज़माने की बात है जब सुल्तान डाकू थे यहाँ। तो एक बार सुल्तान डाकू जब यहाँ वनों में जंगलों में रहते थे वो अपना डेरा डाल रखा था तो उनके पेट में दर्द हुआ था। अब जब दर्द हुआ तो उन्होंने गुरु के आदमी भेजा भाई शेरकोट से हकीम जी बुलाओ बुला के। तो हकीम फयाजुद्दीन हमारे दादा के ताए थे। वो उस टाइम शेरकोट के मशहूर हकीम थे। तो रात में सुल्तान डाकू की टीम के लोग आए और उन्होंने आके जब किवाड़ पीटे तो उन्होंने हकीम जी बाहर आए
उन्होंने बताया कि भाई हमारे मरीज़ की तबीयत खराब है। और उस ज़माने में तो लोग चले जाते थे, किसी भी टाइम कोई आया, हकीम लोग तो आधी रात भी कोई आया तो चले जाते थे देखने मरीज़ को। तो हकीम जी जो था हकीम फयाजुद्दीन अपनी घोड़ी रखते थे, वो लेके चले गए। अब जब इधर की साइड में बनी के मंदिर की तरफ को जब पहुँचे तो उस ज़माने में यहाँ से जो था वो बन शुरू हो गया था। अब वो जब देखा कि आबादी ख़त्म हो गई, उन्होंने कहा कहाँ लेके जा रहा हो, तो उन्होंने फ़ौरन उनके आँखों पर पट्टी बांधी और बोले चुपचाप चलो, तो जब हम कहा बोलना मत। अब वो जो थे चले गए, घबराते रहे बेचारे। अब जब काफ़ी अंदर जाके जंगल में पट्टी खोली तो सुल्तान डाकू वहाँ दर्द की वजह से पेट में तड़प रहे थे और पूरे टीम उनकी बैठी थी और गैस की लालटेन थी जब तो वो चल रही थी। अब उन्होंने बताया कि हकीम जी मेरे पेट में दर्द है, तो वो दर्द की दवा दे गए थे साथ में। उन्होंने दवाई दी तो सुल्तान डाकू कहने लगे कि जब तक ठीक ना हो जाओ बैठे रहना। अब उन्होंने बैठा लिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनका दर्द सही हो गया। जब दर्द सही हो गया तो उन्होंने कहा कि गुरु की नौबत है कि इन हकीम जी को उनके घर छोड़ के आओ। उन्होंने अशरफी की ये सुना था हमने कि 2-3 थैली दी उन्हें और ये कहा इन्हें हिफाजत से घर छोड़ गए। वो जब घर छोड़ के गए तो इतने पसीने में थे, शरीफ आदमी थे कि उन्हें इतनी दहशत हो गई थी, कई दिन तक वो बीमार पड़ गए। इतनी घबराहट हुई कि सुल्तान डाकू को बुलाया। उस टाइम पे तो फेमस सुल्तान डाकू का तो खौफ इतना था, सारा इलाका डरता था, कांपता था सुल्तान डाकू के नाम से। और ऐसा ही बताते कुछ लोग के पहले तहसील यहाँ लगा करती थी। हाँ, एक टाइम में तहसील शेरकोट थी। धामपुर की जो जामा मस्जिद है उसमें शायद आज भी हो, मैंने 10-12 साल पहले लिखा हुआ देखा था अंदर जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ऊपर लिखा था तो तहसील शेरकोट लिखा हुआ। अच्छा, शेरकोट की जो ईदगाह है ये कब से है यहाँ पर? ये कम से कम 200-250 साल पहले उसी जगह पर नमाज होती है। अब तो नई तामीर हो गई सब, कुछ ज़मीन बाद में खरीदी, बाद में खरीदने के बाद नई तामीर हो गई, मगर यही बताते हैं 250 साल में बहुत पुरानी थी। और उस ज़माने में भी बहुत अच्छी ईदगाह में गिनती थी शेरकोट की। आज भी अल्लाह का शुक्र है ज़िले में अच्छी ईदगाह में गिनती है। इस घर की भी शेरकोट में एक ज़माने में एक हिस्ट्री रही है। यहाँ पर मेरा दोस्त रहता था, मैंने बहुत मूवी देखी है, ब्रूस ली की पिक्चर हम लोग एक साथ में देखते थे समीर के साथ में। अभी तो वो यहाँ पर नहीं है। अभी घर पे से मालूम पड़ा कि कोई भी आज घर पर नहीं है, शायद बाहर गए हुए हैं। तो चलो मैं बाहर का ही आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। देखो पुराने टाइम में किस टाइप से लोग बनाते थे। और ये है अहमदुल्ला ख़ां की कोठी। किसी ज़माने में कोठी कही जाती थी क्योंकि बहुत बड़ी थी। अब तो ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है। लेट लेफ्टिनेंट अहमदुल्ला ख़ान, सरदार बहादुर ख़ान, बहादुर IUM, OBI, IMD, बहुत सारी डिग्री लिखी हुई है। ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ घर बताते हैं। तो आप मुझे आपके शजरे के बारे में कुछ बताएंगे? हमारे सगड़ दादा यानी परदादा के वाली इमाम खां तक का तो हमें याद है। उनके पूर्वज काबुल के रहने वाले थे। उस टाइम तो इंडिया में ही हुआ करता था। काबुल से यहाँ आए, आने के बाद शेरशाह सूरी के साथ ये हिल एरिया हुआ करता था। तो शिकार खेलने के लिए शेरशाह सूरी आए तो उसके साथ हमारे पूर्वज यहाँ आए थे। आने के बाद वो कुछ टाइम यहाँ रहे, उन्होंने एक अपना डेरा स्थापित किया और कुछ टाइम रहने के बाद वो चले गए। उसके बाद इमाम खां क्योंकि फौज के कैप्टन थे, वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ अपना निवास डेरा डाल के उस टाइम जो भी फैसिलिटी रही होगी
वो उन्होंने यहाँ स्थापित किया, क्योंकि ये जंगल बियाबान हुआ करता था उस टाइम, तो वन एरिया था, तो उस टाइम इतनी वो भी नहीं होगी। तो बाप की तरह उनके बेटे थे सरदार अहमदुल्ला खान बहादुर, उनको भी बाप की तरह फौज में जाने का शौक था। तो यहाँ आसपास कोई इदारा नहीं था पढ़ाई का, तो उन्होंने कलकत्ता में रह के अपनी तालीम हासिल की। काबुल वार 1878 में, और दूसरी लड़ाई लड़ी उन्होंने सिक्किम वार 1888 में, और माउंटेन उन्होंने लड़ी 1891 में, वजीरिस्तान उन्होंने लड़ी 1894 में, और चाइना वार उन्होंने लड़ी 1900 में। और उनको टाइटल कौन कौन से मिले हुए थे? उनको टाइटल मिले हुए थे सरदार बहादुर, खान बहादुर और तलवार योद्धा। उनको दिल्ली दरबार मेडल भी मिला था 1911 में। उसके बाद वो रिटायर होने के बाद मजिस्ट्रेट पावर दे दी गई थी, जो कि अपने जजमेंट सुनाते थे यही अपने आवास पर बैठ के। और इस शहर का सबसे पुराना घर हमारा था, जो कि शायद आज के दौर में देखने को नहीं मिलता। उसमें बड़े अजीब अजीब चीज़ें थी कि बाहर वाला हमें नहीं देख सकता, हम बाहर वाले को देख सकते हैं। इस टाइप से बना हुआ था। उसमें बंदूकों के सिस्टम वो जो होते हैं टेपर में इस तरीके से, और बड़ा मतलब अजीब किस्म का। ऐसा बताते हैं यहाँ पे तहखाना भी था अंडरग्राउंड, जिसमें अपना असला वसला रखने का वो हुआ करता था उस टाइम। क्योंकि उस टाइम माशाल्लाह कई लेसन्स हुआ करते थे। डॉक्टर अहमदुल्ला खान के पास भी थे, डॉक्टर बशीर अहमद खान के पास भी थे, उनके बेटों के पास भी थे। अंधेरा हो चुका है और ये मेरी लास्ट मीटिंग है। अभी मेरी मीटिंग है गाजी भाई से। गाजी भाई के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि इन्होंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने के बाद में भी अपना वो मुकाम बनाया है जो तारीफ़ काबिल है। शहर का बच्चा बच्चा इन्हें अच्छी तरह से जानता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरकोट की एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का बच्चा बच्चा उन्हें पहचानता है, और अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला आपने देखा होगा उनकी अपनी एक रियासत थी, लेकिन वो रियासत उन्हें कहीं ना कहीं विरासत में मिली थी। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी रियासत अपनी विरासत खुद तैयार की है। तो मैं इस टाइम पर हूँ हमारे शेरकोट के फेमस पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी जी के साथ हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी ज़िंदगी का वो सफ़र, जब आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया और यहाँ तक आप पहुँचे, तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मुझे आर्मी में जाना चाहिए जैसा आपकी पर्सनालिटी है, या मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर या कुछ और? आप पॉलिटिक्स में क्यों गए? मैं तो दरअसल बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, और उसी के लिए मैं कोशिश करता था हमेशा। मैंने ब्रश के लिए टूर भी किए मुख्तलिफ जगहों पे, बस अब ये किस्मत में था। सडनली कैसे हो गया, क्या हो गया, कुछ समझ में मेरे भी नहीं आता है। 2002 में चुनाव लड़े, हालात बने, और फिर यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, एक इंसान छोटे से सीढ़ी से स्टार्ट करता है कि चलो भाई पहले मेंबर ही लगते थे, चेयरमैन, आपने डायरेक्टली अब देखिए ऐसा ना, हमारे यहाँ कहा जाता है, दरअसल हमारा यकीन तो इस चीज़ पे है, और ये हकीकत भी है कि जो रूहें दुनिया में उतारी जाएंगी, जो इंसान दुनिया के अंदर पैदा होता है, उसकी तकदीर, किस्मत अल्लाह ताला, ईश्वर कह लें, भगवान, जो जिस चाहे रूप में कह लें, एक ही ताकत है, वो 50,000 बरस पहले लिख दिया जाता है कि ये इंसान फला जगह पैदा होगा और इसकी ज़िंदगी में ये काम हो। इंसान तो कठपुतली है, मेरा मानना तो यही। अगर इंसान कठपुतली ना होता तो फिर मैं 2 बार विधायक ना बना होता। ये अपना में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान एक बार तो बाई चांस बन जाता है या किस्मत से बन जाता है, लेकिन 2 बार बनना, और ये सब किस्मत के। देखिए पहली बार तो आदमी कुछ भी हो जाता है, लेकिन जब दोबारा बनता है तो अपने कामों के ऊपर बनता है, लेकिन ये भी तय ऊपर से होता है सब। आगे आपने फ्यूचर के बारे में सोचा है पॉलिटिक्स में कुछ और? सर क्या राजनीति के हालात आप लोग देख रहे हैं, यूपी के, पूरे सूबे के, पूरे देश के। तो सब लोग यही चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे, जो फिरका परस्त ताकतें हैं खत्म हो। तो इसलिए सब लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, हम लोग भी इसी में शामिल हैं।
अगर समझो आप फ्यूचर में चीफ मिनिस्टर बन गए इंशाल्लाह, अगर कुदरत को मंजूर हुआ, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? जो ये नफरत की सियासत शुरू हुई है, अगर मेरा बस चलेगा तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर दूँ। क्योंकि आज के टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। इसी से लोग परेशान हैं। अभी मैं आपके शौक के बारे में बात करूँगा, आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक है? क्योंकि एक बचपन से एक शौक होता है इंसान के अंदर। बचपन की शौक तो ना पूछिए, पतंग उड़ाने से लेकर गोली खेलने तक सब रहे, लेकिन अब सिर्फ बैडमिंटन खेलते थे। मैं जिम भी किया बहुत लंबे टाइम तक, कई सालों जिम किया, लेकिन खेल तो हमेशा हमने बैडमिंटन खेला है और बैडमिंटन बहुत अच्छा खेल लेते थे, अब भी खेल लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पॉलिटिक्स में आते हैं चले जाते हैं, वो लोगों के दिमाग पे राज करते हैं, क्योंकि एक इंसान जिससे मिलता है पॉलिटिक्स में आता है लोग उसको भूल जाते हैं। बट आपके बारे में मैं पर्सनली, मेरा व्यू ऐसा है कि जिस भी लोगों से मिलता हूँ वो आपको दिल से चाहते हैं, तो ऐसा क्या सीक्रेट है? ये उनकी मोहब्बतें हैं मेरे लिए। अब मैं इसमें अपने लिए कुछ कहूँगा तो गलत हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा उन लोगों की मोहब्बतें हैं मेरे लिए, उनके दिल में जगह है मेरे लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लोग मेरे से नाराज़ हों।